हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम अगर बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों भारत की झीलें। ठीक है, कौन सा टॉपिक है, यानी लेक्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की झीलों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हमारा बहुत सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बताऊं आपको तो मैंने आपको पहले भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में बताया, फिर भारत का भौतिक विभाजन करके चैप्टर उसको मैंने पढ़ाया, फिर देन मैं आपको रिवर्स पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल से, हमें लग रहा है रिवर्स की 10 से 12 क्लास कराई है मैंने। देन आज हम लोग रिवर्स से रिलेटेड ही है, यानी हम लोग वाटर कंटेंट वाला एक टॉपिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें भी अगर हम बात करें जैसे अब वाटर है तो वाटर से क्या करें, नदियां हैं हमारे पास। नदियों के बाद हमने आपको जलप्रपात बताया जो नदी पानी से ही रिलेटेड है। दूसरा फिर मैंने आपको नदियों किनारे स्थित नगर जो थे उनकी मैंने आपको कहा था कि पीडीएफ में आपको जो क्रैकर जीएस एकेडमी करके ग्रुप है यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे, मैंने वहाँ पे आपको सेंड कर दी है ना। तो आप आज ही मैंने दी है, हालांकि मैंने परसों बोला था बट किसी कारणवश मैं बिजी था, तो इस वजह से मैंने आपको वो नहीं प्रोवाइड करा पाई थी, उसके लिए सॉरी दोस्तों। बट मैंने आज डाल दी, तो आप वहाँ से जाके उनको कर लेंगे। और जलप्रपात मैं करा ही चुका हूँ। अब जो हमारे पास भारत में बचता है वो है लेक्स यानी झील। तो आज हम लोग झील का टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, भारत में वाटर बॉडीज यानी जल से संबंधित चीज़ों को हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने नदियाँ पढ़ते हैं, झील पढ़ते हैं, जलप्रपात पढ़ते हैं, नगरों के किनारे स्थित नगर पढ़ते हैं, है ना, मतलब नदियों के किनारे स्थित नगर पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें तो जैसे बंदरगाह भी पढ़ते हैं, बट बंदरगाह हम पढ़ेंगे दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि वहाँ पे उसका यूटिलाइज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पे आता है, यानी परिवहन, जल परिवहन जब हम पढ़ते हैं तो जल परिवहन के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हम वहाँ पर बंदरगाह पढ़ेंगे। तो आज का हम टॉपिक दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का लेक्स। अगर हम लेक्स की बात करें, झील, तो कौन से दोस्तों, भारत की लेक्स। ठीक है, बट हम यहाँ पे सिर्फ लेक्स ही डालेंगे, लेक यानी झील। ठीक है, लेक यानी झील। तो भारत की जो झील है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बट उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, जैसे कि लेक्स होता क्या है, अगर हम देखें, आपको बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे होंगे और आप पढ़ भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है, बट मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अभी भी आप अगर पढ़े हों, अगर आपसे मैं पूछता हूं कि वास्तव में लेक्स की परिभाषा बता दीजिए मुझे आप, लेक्स कहते किसे हैं, या लेक्स को डिफाइंड कैसे करेंगे, या उसका डिफिनेशन क्या होगा, ये आपसे अगर मैं पूछूं तो शायद ही मुझे कोई बता पाए। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को पढ़ाते हुए देखा है, वो करते क्या है कि सीधे आएंगे भारत की लेक्स लेकर और लिखाना शुरू कर देंगे कि ये लेक सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है, ये सबसे गहरी, ये सबसे ऊंचाई पर है, जम्मू में ये लेक्स है, उत्तराखंड में ये लेक्स है, उत्तर प्रदेश में ये है, पूर्वी भाग ये है, ये मीठे पानी, ये खारे पानी, बस ये आके शुरू कर देते हैं। वो बच्चे को यही नहीं समझाते कि लेक्स को आखिर पढ़ा कैसे जाता, आखिर लेक्स किसे कहा जाता, लेक्स का डिवीजन क्या होता, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और आज की क्लास में हम यही सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग आराम से मेरे साथ बैठ के आराम से मेरे साथ नोट्स बनाते चलेंगे। जो जो मैं लिखूंगा, अगर मैं कुछ बोलता भी हूं तो आप उसको लिखते चलेंगे, मैं आपको रुक कर बोलूंगा। आज लिखने वाला काम मैं कम करूंगा, समझाने का काम यहाँ पे ज्यादा करना है। ठीक है, तो आप समझेंगे। तो हम सबसे पहले ये जाने कि लेक्स क्या होता है, यानी लेक्स को हम कैसे डिफाइंड करेंगे, कैसे। ठीक है, इस चीज को, क्योंकि देखो मेरा काम यहाँ पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के अलावा मैंने आपको यहाँ पे सिखाने का जिम्मा लिया, मैंने आपको सिखाने का जिम्मा लिया। मैं आपको ज्योग्राफी सिखा कर जाऊँगा, तो आपको हर चीज़ सिखा कर जाऊँगा। जैसे कि आपको मैं, ठीक है, चलिए ना एग्जाम्पल छोड़ो, मैं आपको यहाँ पर आता हूँ। चलिए हम आपको डिफिनेशन बताते हैं क्या होता है। जैसे हम क्या कहेंगे, झील क्या होती है, तो आप लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ झील किसे कहते हैं, साथ साथ लिखेंगे। और जिस तरीके से मैं नोट्स, बस आप नए पेज में झील का टॉपिक डालेंगे और लिखते चलेंगे। लिखेंगे क्या, झील, झील जल के, लिखते चलेंगे। फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा, क्योंकि आप जल के वे स्थिर भाग होते हैं, वे स्थिर यानी स्टेब्लिश्ड, है ना, जल के, झील जल के वे स्थिर भाग होती है, जल की वे स्थिर भाग होती है, जल की वे स्थिर भाग होती है, भाग होती है ना, जो चारों तरफ से
तरफ से स्थल खंडों से घिरी होती है। स्थल, अभी लिख लेंगे, बस आप पहले लिख लें फिर मैं आपको बताऊंगा। जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरी होती है, तथा होती है, तथा स्थल भाग में स्थित होती है, तथा स्थल भाग में स्थित होती है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो क्या बताया मैंने? क्या बताया? झील, मैंने क्या लिखा है देखो, अब आपको लिख लिया आप लोगों ने, अब समझेंगे मेरे साथ साथ। मैंने लिखा है कि झील जल के वे स्थिर भाग होती है, जल के वे स्थिर भाग होती है, जल के वे, मैं डिफरेंट पेन से इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो भी, जल के वे स्थिर भाग होती है। ठीक है, ये हो गया पहला, यानी जल के वे स्थिर भाग होती है जो चारों तरफ स्थल खंडों से घिरी होती है, चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरी होती है। दूसरा पॉइंट समझेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, स्थल भाग में होती है। ये किसी जल वाटर बॉडीज में नहीं होगी, ये किसी महासागर, किसी समुद्र के अंतर्गत नहीं होगी। ये आपको समुद्र के अंतर्गत, मतलब ये मेरा नहीं है कि समुद्र के अंतर्गत मान लो कोई बड़ा सा वो आइलैंड है और आइलैंड पर झील है तो वहां तो रहेगी, क्योंकि वो स्थल खंड के, मैंने बताया है कि झील जल के वे स्थिर भाग होती है, यानी पहले जल है, फिर मैंने कहा जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरी, जल है, बीच में स्थल, ये बीच में जल, देखो ये जल है, ठीक है, समझना है इसको, एक बार में याद हो जाएगा। ये जल है और जल क्या है, चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा है, ये स्थल खंड से घिरा है, और ये स्थल खंड भी जो है, वो स्थल से ही घिरा रहेगा, यानी स्थल पे ही रहेगा ये स्थल खंड। इसके चारों तरफ अगर पानी हो जाएगा तो मैंने उसको क्या बताया, अगर स्थल खंड के चारों ओर पानी हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर स्थल खंड के चारों, जो भूमि का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको द्वीप समूह बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, द्वीप समूह बोलते हैं, ये या द्वीप बोलते हैं ना। तो इस जो झील होती है वो क्या होती है, पानी होता है। पानी जब चारों ओर से स्थल खंड से घिरा होता है, ठीक है, और वो स्थल खंड कहाँ हो, वो स्थल पर ही स्थित हो, है ना, स्थल पर स्थित हो तो उसको क्या बोलेंगे, झील बोलेंगे। तो आप लिख लिया झील, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, झील जल के वे स्थिर भाग होते हैं जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरी होती है तथा स्थल भाग पर स्थित होती है, यानी स्थल पर मिलेगी आपको, ये कहीं वाटर बॉडीज या किसी महासागर में नहीं होगी, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया दोस्तों झील के बारे में। ठीक है, तो झील की परिभाषा लिख ली और क्लियर भी हो गया। और मैं आपको कह रहा हूं बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आपको जाके देखिएगा, कोई डिफिनेशन लिखाते हुए कोई नहीं बता आएगा, सीधे दे ये बस लिखना शुरू करिए, है ना। तो ये काम जो है थोड़ा बच के, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो ये टॉपिक्स हैं या जो ये क्लास चल रही है, जो सीरीज चल रही है, ये हम लोग दोस्तों यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, प्री कम मेंस को कवर लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल में भी ले जाया जाएगा, आपको सतही ज्ञान भी दी जाएगी और आपको वो कराया जाएगा जो आप मेंस में भी लिख सकें। ठीक है, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा आपको सतर्क कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैं आपको बता दूं जैसे क्या होता है झीलों का वितरण। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में भी बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में उतना ज़्यादा डिटेल से नहीं आता है क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा, वहाँ पे सिर्फ पीटी में क्वेश्चन आएगा, मेंस में झील से क्वेश्चन नहीं आएगा। बट आप जब फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तब वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहाँ पे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बट यहाँ पे फिर भी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तब जब हम फिर से फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप इसको समझकर आराम से इंटरलिंक कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें तो जैसे झीलों का वितरण, है ना, झीलों को क्या है वितरण दोस्तों, अगर हम देखें तो अगर बात करें तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक हमको झील दिखाई पड़ती है। यानी देखेंगे तो दोस्तों पर्वतों पर झील हमें दिखाई पड़ती है, रेगिस्तानी भागों में भी हमें झील दिखाई पड़ती है, आर्द्र प्रदेशों में भी झील दिखाई पड़ती है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी हमें झील दिखाई पड़ती हैं, नदी वाले क्षेत्रों में भी हमें जल दिखाई पड़ती है, मतलब झील दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरीके देखेंगे तो झील जो है भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक किसी न किसी रूप में हमको दिखाई पड़ती है। यानी इनका जो एक्सटेंट है, यानी इनका जो विस्तार है
भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक हमको दिखाई देगी। यहां तक कि ये अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां पर भी हमें झील दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंतर्गत अगर हम देखें तो झील जो है ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा से लेकर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 90 डिग्री लैटिट्यूड तक हमको किसी न किसी रूप में ये दिखाई पड़ती। तो जो है झीलों का जो वितरण है इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हमें सूक्ष्म एवं अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में भी मिल जाएंगी, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे राजस्थान के इलाके में कई झील हमको मिलेंगी, जैसे सांभर है, पुष्कर झील है ना, ये क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रों में पाई जा रही झील है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो अंटार्कटिका में है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हिमालयी क्षेत्रों में हमें झील दिखाई पड़ती है, पर्वतीय क्षेत्रों में। जैसे कि अगर हम देखें हमारे पास डल झील है, पर्वत पर है, ये हिमालय ऊपर है, हिमालय पर है। जोनसार झील है जो जम्मू कश्मीर, ये भी हिमालय के भाग में आती है। तो इस तरीके से देखें तो हिमालय का जो वितरण है वो आपको, मैंने बोला ना, भूमध्य रेखा से लेकर आपको कहां तक, ध्रुवों तक किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये वितरण, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखाया नहीं है, बट मैंने आपको एक समझा दिया ओवरव्यू। आपसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में यही पूछा जाएगा कि जो झील है उनका वितरण जो है भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक है। तो हाँ, सत्य है, किसी न किसी रूप में वो वहां पे मिलती। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पॉइंट, अब जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि ये झील किस राज्य में है। वो आपसे ये पूछ सकता है कि इस झील का निर्माण कैसे हुआ है, उल्कापिंड गिरने से, हिमालय से किस तरीके से हुआ है। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है ये झील जो है ये ताजे पानी की या खारे पानी की झील है। आपसे राज्य वाला हमको नहीं लगता कि आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा वो सतही नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में लेकर जा रहे हैं। तो या तो आपको जैसे स्टेट पीसीएस है या आपको यूपीएससी में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा डीप में जाकर पढ़ाएं, देखेंगे आपको। तो मैं आपको वहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी लेवल पर आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप भी उसी लेवल, अपने माइंड सेट को उसी तरीके से तैयार करें। ठीक है, वनडे एग्जाम की तरह आप ना पढ़ें, क्योंकि कोई भी पेपर आप उठा के देखेंगे वनडे एग्जाम का लेवल भी अप हो चुका है, तो आपको भी क्या होगा, अप होना पड़े। जैसे नहीं कहते हैं कि वो डाल तो हम पात, तो अगर कोई आयोग जो है वो डाल चल रहा है तो हम पात चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हमने बात की यहां पर डिफिनेशन की। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमने वितरण भी समझा दिया, आपको लिखाया नहीं, बट आपको लिख लेना चाहिए था जितनी देर में मैं आपको बता रहा था। ठीक है, या तो आप दोबारा जब देखेंगे तो आपको मिल जाए, लिख लीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि मैं देखो हर चीज को अभी अगर बोर्ड पे लिखूंगा तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें मैं लिख देता हूं, है ना। अब यहाँ पे ये टॉपिक जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी में फिर से पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं फिर वहां पर मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा और मैं आपको फिर वहां पर लिखाऊंगा भी, बट यहां पर आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपकी झीलों के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों झीलों का वर्गीकरण, यानी झील कितने प्रकार, कैसे बांटते हैं झीलों का, क्या झीलों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण मतलब कितने प्रकार की, कैसे झील को हम किस तरीके से बांट सकते हैं, यानी झील किस तरीके से बनती है या इनका वर्गीकरण क्या है, ये हम देखेंगे। तो झीलों का अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका दोस्तों हम लोग 2 आधारों पर वर्गीकरण कर सकते हैं। कौन कौन से आधार हो सकते हैं वो वर्गीकरण के, तो फर्स्ट जो होता है दोस्तों लवणीयता के आधार पर, यानी सैलिनिटी, यानी क्षारीयता, है ना, लवणीयता के आधार पर वर्गीकरण, यानी खारे पानी की झील है या ताजे पानी की झील है, जो आप लोग आज तक पढ़ते हैं, सिर्फ आप यही पढ़ते आए होंगे आप लोग। मैं आपको सही बता रहा हूं, इंडियन ज्योग्राफी में जो भी पढ़ाता है वो सिर्फ आपको ये बताएगा खारे पानी की झील, ताजे पानी की झील, है ना। बट मैं आपको दूसरा भी वर्गीकरण बताऊंगा, लवणीयता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, एक तो ये होता है इसका वर्गीकरण, अभी मैं बता रहा हूं इसमें कौन कौन से होते हैं। दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो यानी हम देखते हैं तो झीलों का वर्गीकरण हम लोग 2 आधारों पर कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो लवणीयता यानी ताजे पानी की झील है या खारे पानी की झील है, उस आधार पर कर सकते हैं। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, यानी इनकी उत्पत्ति कैसे इनका ये निर्माण कैसे हो जाती है। एक तो ये पानी है, दूसरा तो हम लोग पानी देख रहे हैं, मीठे पानी की है, खारे पानी की है। ये तो एक तो ये डिवीजन हुआ पानी के आधार पर देखने की, अगर वो मीठे पानी की झील है कि खारे पानी। एक तो ये देख रहे हैं, यानी अगर मीठे पानी की झील है तो उसमें नवलीयता यानी क्षारीयता कम है, अगर खारे पानी की झील है तो उसमें क्या लवणीयता यानी क्षारीयता अधिक है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं।
दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, यानी उनका निर्माण कैसे हो रहा है, वो कैसे बन रही, वो झील कैसे निर्मित हो जाती हैं, उसके आधार पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लवणीयता के आधार पर देखें तो हम झीलों को दो पार्ट में बांट सकते हैं, दो पार्ट में बांट सकते हैं। आप लोग भी साफ साफ ऐसे चार्ट बनाते चलेंगे मेरे साथ। पहला दोस्तों, ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा ना पढ़ने में, ताजे पानी की झील। दूसरी, मेरे साथ आप बोर नहीं होंगे ये भी बता रहा हूं, खारे पानी की झील, क्योंकि चीजें सीखनी रहती, खारे पानी की झील। ठीक है, ये हो गया। ये डिवीजन मैंने बता दिया कि लवणीयता आधार, यानी अगर क्षारीयता कम है तो वो ताजे पानी की झील है, अगर क्षारीयता अधिक है तो वो खारे पानी की झील है ना। ताजे पानी और खारे पानी में बस फर्क इतना होता है कि वो मीठे होती है, मीठी मतलब क्या होगी, लवणता यानी क्षारीयता, यानी जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी मतलब क्षारीयता जो कम है तो वो ताजे पानी की, अगर सैलिनिटी ज़्यादा है तो वो खारे पानी की झील। ये बस इतना फर्क होता है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा लॉर्ड कराऊंगा, पहले यहाँ वर्गीकरण कर देता हूँ, अभी मैं इसको समझाऊंगा कैसे होती हैं। इसमें दोस्तों क्या होती, इनमें हम लोग दोस्तों देखेंगे 5 प्रकार की, ये 5 तरीके से बन सकती हैं, कैसे निर्मित हो जाती है। तो दोस्तों पहला हम देखेंगे हिमानीकृत झील। हिमानीकृत झील, हिमानी मतलब क्या होता है, ग्लेशियर द्वारा, हिमानीकृत झील। ठीक है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों नदीकृत झील, नदी मतलब नदी से जो निर्मित होती है, नदीकृत झील। मैं बता रहा हूं आपको, कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते मिलेगा। तीसरा आपको मैं बताऊं, तीसरा जो होता है हिमानीकृत, नदीकृत और पवनकृत झील। पवन मतलब जो हवा से निर्मित होती है, अभी मैं बताऊंगा कैसे, पवनकृत झील। चौथा जो होती है ज्वालामुखी झील, जो ज्वालामुखी से निर्मित होती है, ज्वालामुखी झील। और फिर पांचवा होता है पटल विरूपणी झील, पटल विरूपणी झील। यानी दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर झील अगर हम देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 आधारों पर, यानी हम देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर, यानी इनका निर्माण जो होता है, नदी जो झील है 5 तरीके से बनती है, या तो वो हिमानीकृत झील होती है, या तो वो नदीकृत झील होती है, या तो वो पवनकृत झील होती है, या वो ज्वालामुखी झील होती है, या पटल विरूपणी। नदी जो झील होती है वो 5 ही प्रकार से बन सकती है। और झील में पानी किस तरीके का हो सकता है, तो 2 तरीके का, एक या तो ताजे पानी की झील हो सकती है या तो खारे पानी। यहां पे मैं थोड़ा आपको लिंक ये करना चाह रहा हूं बार बार बोल के कि आप समझें, झील का निर्माण इन 5 से तरीके से होता है, मगर झील में पानी 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो खारा या वो ताजा, या वो खारा या वो ताजा। आप कनेक्ट कर पाए ना। यहां पर हम लोग निर्माण की प्रक्रिया देख रहे हैं कि निर्माण कैसे होता है। पानी या तो ताजे पानी की हो सकती है या खारे पानी की हो सकती है। तो पानी 2 तरीके का हो सकता है और निर्माण 5 तरीके से हो सकता है। समझ में आया आपको? टॉपिक्स में थोड़ा सा इंटरलिंक करें, समझ में आया, पढ़ाया, अब मतलब लगा ना आपको, मजा आया? तो ये है। अब हम समझेंगे दोस्तों, देखो यहां पे मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, मैं लिखा ज्यादा डिटेल में लिखूंगा नहीं। आप अगर चाहें तो लिख ले मेरे शब्दों को, बट मैं आपको यहां पे लिखूंगा नहीं, समझाने पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ये मैंने ना, जब मैं आपको भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बहुत डिटेल्स, इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट यहां पर जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतना आपको पढ़ा रहा हूं। ताजे पानी की झील और खारे पानी की झील में अगर हम बात करें, ताजे पानी की झील कैसे होती है, कैसे ये इसको हम लोग ताजे पानी की झील किस तरीके से बना रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, ताजे पानी की झील दोस्तों में जो है पानी जो है ताजा कैसे बना रहता है, तो उसका रीजन ये होता है कि ये या तो आपको मिलेंगी हिमालय वाले क्षेत्रों में। ठीक है, हिमालय वाले क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, जितनी भी हिमालय पर निर्मित जो झीलें होती है वो आपको हमेशा ताजे पानी की झील मिलेंगी। उसका रीजन ये होता है, एक तो वो ऊंचाई पर होती हैं, ऊंचाई पर होने की वजह से जो सन रेज होता है, क्योंकि ऊंचाई हम जैसे जानते हैं कि अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ से, जब अर्थ का जो सरफेस होता है वैसे जैसे जैसे हम अगर ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा और ग्लेशियर्स का पानी वहां पर मिलेगा तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, और जब वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो पानी उसमें कंटेंट जो होगा, पानी का वाष्पोत्सर्जन कम होगा, तो वाष्पोत्सर्जन ही जब कम होगा तो उसमें लवणता कम आएगी। क्यों? क्योंकि जब पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है तो क्या होता है, जो वाटर कंटेंट होता है वो वाटर वेपर बनकर हवा में चला जाता है, उड़ जाता है, आसमान में चला जाता है, और जो उसमें सोडियम क्लोराइड होता है वो
स्थिर रहकर वो नमक का रूप धारण करके वो पानी में ही बना रहता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, पानी खारा हो जाता है। बट यहाँ पर अगर हम देखें ताजे पानी की जो अधिकतर जो झीलें होती हैं वो आपको जो ऊंचाई वाले इलाके में या हिमालय वाले इलाके में आकर देखेंगे तो ताजे पानी की झील होती है। ठीक है, दूसरा इसमें एक रीजन ये भी होता है कि जैसे मैदानी क्षेत्रों में बहुत सारी हमको झील मिलती हैं ताजे पानी, उसका रीजन ये होता है कि या तो ये झील क्या होंगी, जैसे कि ये झील है, ठीक है, इस झील में होता यह है कि इधर से पानी आ रहा है, मैदानी भाग में ताजे क्यों होती, तो ये देखिए इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है इस झील में, इस गड्ढा है, मान लो झील भर गया, इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से आ रहा है और इधर से पानी जा भी रहा है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर हम राजस्थान में झील देखेंगे, जैसे कौन सी, क्या बोलते हैं ये, देखो मुझे नाम नहीं आ रहा अभी, राजस्थान में एक झील है वो ताजे पानी की झील है कि वो शुष्क क्षेत्र में है दोस्तों, शुष्क क्षेत्र में होने की वजह से वहां पर अगर देखेंगे तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है और फिर भी वो खारे पानी की नहीं। रीजन उसका यही है कि उसमें इधर से नदी का पानी आ रहा है और इधर से पानी जा रहा है, तो क्या होता है, जैसे कि मान लो इधर से पानी आया और ये क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर, अब इसका वाष्पोत्सर्जन हुआ और वाष्पोत्सर्जन हुआ और क्या हुआ, पानी ऊपर चला गया। बट क्या हुआ, अब इधर से पानी जा भी रहा है तो क्या होता है, ये खारा वाला पानी जो होता है वो बह के इधर चला जाता है और फिर वो वैसा ही के वैसा, इधर से ताजा पानी आ रहा है, इधर जमा हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ, खारा पानी बना, बट होता क्या है कि वो साथ में बहकर इधर चला जाता है, फिर वो बहकर इधर चला जाता है। तो इस वजह से ये झील का पानी जो होता है वो ताजे पानी की झील बनी रहती है। इस वजह से जब पानी या तो वो हिमालय वाले क्षेत्र में अगर होगी तो वो पानी जो झील होगी वो ताजे पानी की झील होगी, या अगर मैदानी भाग में होगी तो उसमें ये होगा वो खुला क्षेत्र होगा। खुला क्षेत्र का मतलब पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है, तो अगर रास्ते में वो झील पड़ेगी तो वो भी क्या होगी, झाले पानी की। या मतलब क्या है कि जितना वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उतने ही अगर पानी की मात्रा प्राप्त भी हो रही है ना, तो भी वो ताजे पानी की झील रहेगी। यानी पानी प्राप्ति और पानी का वाष्पोत्सर्जन अगर बराबर हो रहा है तो भी वो ताजे पानी की झील बनी रहेगी। क्यों, क्योंकि जितना पानी वाष्पोत्सर्जन होके जा रहा है ऊपर उतना ही पानी उसको बराबर मिल भी जा रहा है, तो इस वजह से वो ताजे पानी की झील बनी रहती है। तो आपको समझ में आ गया कि ताजे पानी की झील कैसे होती है, या तो वो हिमालय क्षेत्र में होगी, ऊंचाई पर होगी, तो उस वहां पे वाष्पोत्सर्जन कम होगा और यानी ग्लेशियर्स के पिघलने से बराबर हमको पानी की प्राप्ति होती रहती है। उस वजह से क्या होता है, वो हमेशा ताजे पानी की झील बनी रहती है। दूसरा, खारे पानी की झील। खारे पानी की झील की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये सूक्ष्म एवं अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में आपको ज्यादातर मिलेगी, ठीक है। और दूसरा उस क्षेत्र मिलेगी जहां पर पानी का, जैसे कि ये झील है बन गई मान लो गड्ढे से और कहीं से पानी आ नहीं रहा है इसमें, ठीक है, तो वहां पर भी दोस्तों क्या होगा, वो पानी खारे पानी की झील मिलेगी आपको, है ना। जैसे मैदानी इलाकों में आपको कई जगह पे खारे पानी की झील मिल जाएगी, जैसे आपको या तो आपको समुद्र तटीय इलाके में आपको खारे पानी की झील मिलेगी, ठीक है। समुद्र तटीय इलाके में सूक्ष्म एवं अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में आपको जो है खारे पानी की झील मिलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा और ये ऐसा भी संभव है कि जो सूक्ष्म क्षेत्र है वहां पर आपको ताजे पानी की भी झील मिल सकती है। बट कब, जब वहां पर जो पानी का जो सोर्स है वो ओपन रहेगा, यानी जितना पानी आ रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, उतना ही पानी इसमें आके मिल जा रहा है, तो वो ताजे पानी की झील बनी रहे। समझते रहना है और आपको कान और माइंड को खुले रखना है और दिमाग को कॉन्सेंट्रेट होकर इस टॉपिक को समझना है। इसको मैं समझाने के पर्पज से लेकर आया, अदरवाइज मैं चाहता तो भारत की झील शुरू करता और एक मैप बनाता, जैसे कल मैं करूंगा भी, क्या करूंगा करता, और आपको लिख लिख के एक ये भारत की झील है और ये सबसे बड़ी है, ये खारे पानी की, ये ताजे पानी की, ये करना शुरू कर देता। बट मेरा पर्पस आपके लिए ये है कि आप सीखें पहले टॉपिक को, जाने क्या है जो झील, ठीक है। तो आप समझ में आ गया। खारे पानी की झील आपको मैं बता दूं, या तो वो बंद पानी झील होगी। बंद का मतलब क्या होगा, ना तो उससे पानी कोई आ रहा है उसमें मिलकर और ना उससे बाहर जा रहा है, या वो गड्ढा हो गया, बरसात का पानी आया वो जमा हो गया, अब बरसात खत्म, अब उसमें वाष्पोत्सर्जन होने लगा, वाष्पोत्सर्जन हुआ तो क्या होगा, पास पानी तो गया, अब नमक बच गया तो वो खारे पानी की हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये हो गया। दूसरा इसमें यह हो सकता है, या तो वो सूक्ष्म क्षेत्रों में होगी, सूक्ष्म एवं अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में ये खारे पानी की झील आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। आर्द्र क्षेत्रों में भी पानी, खारे पानी की झील मिलेगी, बारिश का पानी आएगा उसमें जमा होगा और उसका वाष्पोत्सर्जन होगा और फिर वो पानी जमा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज हो सकता है। दूसरा चीज आपको ये जानना है कि खारे पानी की झील दो तरीके की हो सकती है। खारे पानी की झील मैं आपको बताता हूं। खारे पानी की झील को हम लोग दो या तीन पार्ट में बोलते हैं, दो ही लिखवा रहा हूं मैं, हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी में 3 बताता हूं, बट यहाँ पे 2 ही बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे 2 ही जरूरत है। एक होती है दोस्तों क्षारीय झील। खारे पानी की झील को भी हम लोग 2 पार्ट बांट सकते हैं, एक तो होती क्षारीय झील, ठीक है, और दूसरी होती कड़वी झील।
अभी तक आपने सिर्फ क्षारीय झील सुनी होगी, कड़वी झील का नाम भी नहीं सुना होगा। इसमें होता क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में एक अंतर यह होता है कि जो क्षारीय झील होती है उसमें किसकी अधिकता होती है? तो उसमें सोडियम एवं पोटेशियम की अधिकता होती है। सोडियम और प्लस पोटेशियम की अधिकता, पोटेशियम की अधिकता, ठीक है, सोडियम एवं पोटेशियम की अधिकता। इसीलिए क्यों? तो इसीलिए इसको जिसमें क्या होता है सोडियम एवं पोटेशियम की अधिकता होती है जिस पानी में, उसको बोलते हैं दोस्तों क्षारीय झील। और कड़वी झील किसे बोलते हैं? जिसमें सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है। इस पानी में दोस्तों क्या होता है? सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है। सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है। लिख लो एक एक चीज, जैसे मैं बना के लिख रहा हूं वैसा आप लोग लिख लें, ठीक है। कहीं पर भी आपकी जगह हो वहां पे लिखते चलें आप साथ साथ, ये आपको कोई नहीं पढ़ाते मिलेगा। सोडियम सल्फेट की अधिकता, यानी हम लोग देखते एक तो बोरेक्स झील भी बोलते हैं जिसमें बोरेक्स की अधिकता होती है, बट इसको कोई जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे आप ये जान लें जिसमें सोडियम एवं पोटेशियम की अधिकता होती है उसको क्षारीय झील बोलते हैं। और कड़वी झील कौन सी होती है? जिसमें सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है। आप नाम नहीं सुने होंगे बट आप लिख लें इसको, ठीक है। मैंने जानता हूं कि आपको यूट्यूब पे इस तरीके कोई नहीं पढ़ाते मिलेगा ये झील के बारे में। तो ये बात हो गई हमारी इसकी, ठीक है। तो आपने ताजे पानी की झील, खारे पानी की झील का मतलब भी समझ लिया, और क्षारीय झील, खारे पानी की झील को भी हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। तो क्षारीय झील होती है, कड़वी झील होती है। क्षारीय झील में दोस्तों क्या होता है? सोडियम एवं पोटेशियम की अधिकता होती है, और इसमें कड़वी झील में सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है, सल्फेट की अधिकता होती है, ठीक है। तो ये हमने एक वर्गीकरण समझ लिया। लवणीयता के आधार पर जो वर्गीकरण हमने किया है उसको हमने समझ लिया। दूसरा दोस्तों हम समझते हैं हिमानीकृत झील। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण जो हम लोग करते हैं। तो मैं अब ये वाला मिटाल रहा हूं, मैं उसको लिखा रहने दूंगा। आप लोग तो पन्ने, आपके पास तो पेज होगा, मेरे पास जगह नहीं, क्योंकि मुझे वो समझाना रहेगा तो मुझे थोड़ा थोड़ा लिखना भी रहेगा। तो इसको समझेंगे, ठीक है। इसके लिए बेफिक्र रहें, ये समझाने वाला काम मैं कर रहा हूं इस वजह से। बट इसको जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं एक एक चीज लिखाऊंगा, बट यहां पर सिर्फ समझना है। क्योंकि आपको जब ये अभी मैं कल जब आपको झील पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगी कि कौन खारे पानी की झील रहेगी, कौन ताजे पानी की झील। मुझे बताना कहीं नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बता रहा हूं यहाँ पे। तो अब देखो उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा, पहले हमने बताया कि हिमानीकृत झील क्या होती है। पहले हम बताते हैं आपको हिमानीकृत झील कैसे, यानी ये कैसे बनती है। तो जैसे हम जानते हैं हिमालय है, ठीक है, हिमालय है या कोई पर्वतीय क्षेत्र है। उस पर्वतीय क्षेत्र से जब नदियां निकलती हैं तो वो क्या करती, कटाव छटाव करती हैं। मैंने पढ़ाया नदियों में, नदियां क्या करती हैं जब वो हिमालय क्षेत्र से निकलती, जैसे हमने बताया आपको गंगा नदी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये जब रास्ते से निकलती है तो क्या करती, गॉर्ज बनाती, खाटियां बनाती, बहुत सारा कटाव छटाव। और कटाव छटाव करने के कारण है ये अपने साथ भारी अवसाद लेकर आती, जो मैंने आपको डिवीजन, जो आपको मैंने जब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और पर्वतीय प्रदेश की नदियों में जब अंतर में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको वहां पे बताया, ठीक है। तो क्या होता है जब नदियां हिमालय से निकलती या पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती तो वो क्या करती है दोस्तों, कटाव छटाव करती हैं। और कटाव छटाव करने की वजह से क्या होता है वहां पर कुछ कुछ गड्ढे, कुछ कुछ दरारें, कुछ कुछ छिद्र बन जाते हैं। और जब छिद्र बन जाते हैं फिर होता क्या है कि अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको हिमालय पढ़ाया, सियाचिन, बाल्टोरा, हिस्पर, है ना, ये बहुत सारे मैंने आपको ग्लेशियर्स पढ़ाए, काराकोरम ग्लेशियर, है ना, मैंने आपको पढ़ाया। तो अगर आप देखेंगे तो ये ग्लेशियर क्या होता है, पिघलते हैं, और पिघल कर का पानी क्या होगा, पर्वतों से नीचे आएगा। और यही पानी दोस्तों क्या होता है जब ये नदियों द्वारा बनाए गए छिद्र, दरार और गड्ढों में जब भर जाते हैं तब वो क्या होती है, हिमानीकृत झील होती है। समझ गए आप। नदियां क्या करती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में या ऊंचे क्षेत्रों में क्या करती हैं, कटाव छटाव करती हैं। उनके वजह से क्या होता है, छिद्र एवं दरार पड़ जाते हैं, कुछ गड्ढे बन जाते हैं। और उन गड्ढों में जब ग्लेशियर्स का पानी, यानी जो हिमनद का जो पानी पिघल कर जब उनमें भर जाता है तो उनसे क्या होता है, हिमानीकृत झीलों का निर्माण होता है। और ये भी हिमानीकृत झीलों में वर्षा का पानी भी होता है, ये भी जान लो। क्योंकि ऐसा नहीं कि हिमालय वाले क्षेत्रों में बारिश नहीं होती, तो बारिश होगी तो पानी तो वहां भी प्राप्त होगा। तो वर्षा के पानी से भी वर्षा से भी इनको जल की मात्रा प्राप्त होती है। तो एक चीज समझ में आ गया, हिमानीकृत झील कैसे हो गई, है ना, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में
ऐसा नहीं हिमालय में ही नहीं, पर्वतीय विश्व के किसी भी क्षेत्र में जब पर्वतीय क्षेत्र होगा वहां पे क्या होगा, नदियां निकलेंगी, कटाव छटाव करेंगी, छिद्र बनाएंगी, गड्ढे बनाएंगी, दरारें बनाएंगी, और उन दरारों में जब ग्लेशियर्स का पानी पिघल कर या वर्षा का पानी पिघल, वर्षा का पानी जब उनमें क्या होता भर जाता है तो उनको हिमानीकृत झील बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है नदीकृत झील। नदीकृत झीलें दोस्तों दो तरीके से बन सकती है। एक तो नदी जब कटाव करती है तब झील बन जाएगी, जिसमें हम लोग विसर्प, जो हम लोग देखते गोखुर झील जानते हो, जो हमने पढ़ाया आपको, गोखुर झील बनती है, वो क्या होता है, वो कटाव का कारण होती है। लेकिन जब नदी जमाव करती है, जैसे डेल्टा वाले प्रदेशों में क्या होती है, नदी जमाव करती है, और जब नदी जमाव करती है तो क्या होती है, वहां पर झील बन जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, जब नदियां क्या होती है अपने मैदानी भागों में चलती है, देखो नदीकृत झील क्या होती है, जब नदियां अपने मैदानी भागों में इस तरीके से चलती हैं, विसर्प करती, मिएंडरिंग करती हुई, मैंने बताया था आपको, इसको मिएंडरिंग बोलते हैं, यानी विसर्प बनाती हुई चलती हैं। और ये क्या करती है, जब चलती जाती हैं तो ये क्या होती है, इस साइड से कटाव करती है, कटाव करते करते इतना ज़्यादा ये कटाव कर देती है, ये यहाँ तक घुस जाती है, ये इस जगह से घुस जाती है, इतना चली जाती है, और यहाँ पर क्या होता है कटाव के, फिर इसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होती है, ये नदियाँ सीधे चलने लगती हैं यहाँ से, और यहाँ से होता ये है कि यहाँ से ये चीज़ अलग हो जाता कट के, और यहाँ पे पानी भर जाता है ना, यहाँ पे पानी भर जाता, और इसी को दोस्तों बोलते हैं गोखुर झील। ठीक है, इसी को गोखुर झील भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को ऑक्स लेक बोलते हैं, ऑक्स लेक, है ना, गोखुर मतलब ओक्स लेक, है ना, घोड़े की नाल की तरह का ये आकार बन जाता है इसी को। ये तो दोस्तों किससे हुआ, नदी के कटाव से। अपर्दन से क्या होता है, यहाँ पे जब सारा जमाव कर देती है डेल्टा नदी अपने किनारों पर, जहाँ पे जब जमा करती है तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ इस तरीके से जमाव की वजह से क्या होता है, वहां पर कुछ ऊंचा क्षेत्र बन जाता है, और उस ऊंचे क्षेत्र में क्या होता है, नदी जब बाढ़ जाता है, नदी का जब बाढ़ का पानी जब जाता है तो वहां पर पानी भर जाता है उस जगह पे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये जमाव कर दिया, मान लो इस तरीके से जमाव कर दिया, अब यहाँ पे कुछ ऊंचा क्षेत्र हो गया, ठीक है, और ये गड्ढे टाइप का ऊंचा क्षेत्र है, और नदी इस तरीके से बह रही है, यहाँ बह रही है, नदी बह रही है ना, अब डेल्टा के पास लाके जमा, फिर क्या हुआ, अचानक इसमें बाढ़ आता है, बाढ़ का पानी दोस्तों इधर उधर जाता है, और फिर क्या होता है, इसमें पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है तो उसी से दोस्तों क्या होता है, एक झील बन जाती। तो नदियों में पानी झील दो तरीके से बनाती, एक तो जमाव से बनाती और दूसरा कटाव से। मैंने दोनों समझा दिया। ठीक है, अब तीसरा हम दोस्तों पवनकृत, ये बहुत आसान है। ये जो पवनकृत जो झीलें होती हैं ये ज्यादातर आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेंगी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में आप जो मृगमरीचा वाला जो शब्द आप सुनते हैं, मृगमरीचा, क्या आपको दिखाई देगा कि दूर से देखेंगे आप तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी है वहां पर, बट आप जब वहां पर जाएंगे तो देखेंगे वहां पे तो सिर्फ स्वर्ग की लाइट चमक रही थी, उस वजह से लग रहा था कि वो पानी है, बट पानी नहीं होता वो वास्तव में, है ना। तो जो पवनकृत झीलें होती हैं ये कहाँ बनाती है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं आपको ये डब्बा बना रहा हूं, इसको समझेंगे आप खाली, ये मैंने आपको बता दी, मरुस्थल के रेत हैं, ये रेत के मरुस्थल है ना, ये मरुस्थल के रेत है ना, ये रेत है, रेत होती है ना मरुस्थल में, रेत होती है। अब मान लो यहाँ से हवा इस तरीके से चल रही है, हवा इस तरीके से चल रही है, और वो क्या करती है, इन रेतों को उड़ा ले जाती है, ऐसे करके, ऐसे करके बहुत उड़ाते जाएगी, एक समय बाद क्या होगा, ये गड्ढा बन जाएगा, थोड़ा सा तलछट जैसा गड्ढा बन जाएगा भाई, मरुस्थल उड़ा, ठीक है। और फिर होगा क्या, कभी हल्की फुल्की बारिश होगी, क्योंकि 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो यहाँ बारिश होती भी नहीं है, तो यहाँ पे मान लो कभी बारिश हो गई, और बारिश की वजह से ये पानी इसमें भर गया, मैं नीले कलर से बना देता हूँ वरना आपको थोड़ा डाउट होगा। ये उड़ा ले गई पहले तो, और फिर बाद में क्या हुआ, बारिश हुई और इसमें पानी भर गया, तो फिर इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, ये झील का निर्माण कर देता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, पहाड़ों में तो ये हजारों साल जब पहाड़ों को काटती रहती है, इसके बाद ये कभी छोटा सा गड्ढा वड्ढा बना देती है, फिर उसमें पानी बन जाता है, तो छोटी झील बनती है ना। तो ये ज़्यादातर ये जो काम होता है, जो पवनकृत जो झील होती है ज़्यादातर मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। वहाँ पे क्या होता है, रेत के कण होते हैं, और हवा तूफान चलता है तो वो रेत को कण को उड़ा ले जाती है, और वो किसी जगह पर अपने से नीचा, मतलब जो मान लो बराबर जगह है उससे नीचा गड्ढा बन जाता है, और उसमें फिर बारिश होगा, बारिश का पानी भर जाता है, उसी वजह से वहाँ पे दोस्तों झील हो जाता है। आपने देखा भी होगा, है ना, मरुस्थल में पिक्चरों में कभी कभी देखोगे मरुस्थल में कहीं एक किनारे पे कहीं झील होगी, तो वो इसी वजह से बनती है, पवन के द्वारा बनाई गई होती है। ठीक है, तो इसको भी आप समझ गए एग्जाम्पल से अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है, चौथा है ज्वालामुखी झील। अब ये समझते हैं ज्वालामुखी झील क्या होता है। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है दोस्तों, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, आपको समझना है, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसका, जैसे कि मैं आपको बताऊं, चलो मैं इसको बना ही देता हूं डायग्राम में,
ठीक है, देखो जैसे कि मान लो ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी इस तरीके से कुछ बन गया और ये विस्फोट हुआ इस तरीके से, इसका ये सब निकला, मलबा निकला यहाँ से। मैं और अंदर की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बस ये जान लो कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। अब जब ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये क्या होता है, इसको माउथ बोलते हैं, ये मुंह होता है, इसको क्रेटर बोलते हैं। ये ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, जो ये गोल बना है, ये जो गोल, इसको दोस्तों क्रेटर, जब ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो बताएं, इसको क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर जो बोलते हैं, ठीक है। जो ये मुंह होता है इसको क्रेटर बोलते हैं। और जब बारिश का पानी आता है, अब ये क्या होगा, अभी सक्रिय ज्वालामुखी में तो पानी नहीं भरेगा क्योंकि मलबा इससे निकल ही रहा है, तो उसमें नहीं। जब जो ज्वालामुखी शांत हो जाता है, जब शांत हो जाएगा, शांत हो जाने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये मुंह जो है इस तरीके से बना रहेगा। उसमें क्या होगा, जब बरसात का पानी होगा, बारिश का पानी होगा, उसमें भर जाएगा, और जब भर जाएगा तो इसी को क्रेटर झील बोल देते हैं। तो इसी से झील बन जाता है, इसी को क्रेटर झील बोलते हैं। आपने झील, क्रेटर झील का नाम सुना ना, तो यही होता है क्रेटर झील, है ना। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसका मुंह बना रहता है, मुंह से जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो उस मुंह में वो छिद्र होता है, उस छिद्र में क्या होता है, बरसात का पानी भर जाता है, और बरसात के पानी से भरने से वो क्या होता है, उसमें झील में परिवर्तित हो जाता है। और ये काफ़ी बड़ा होता है, ये कोई छोटा छिद्र नहीं होता, ये काफ़ी बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है ना। तो इस वजह से ये क्या होता है, ये इसको झील बोलते हैं। और ये किस तरीके की झील होती है, ये क्रेटर झील होती है। आपको याद रखना, क्रेटर झील क्या होती है, वो जो ज्वालामुखी होता है उसके माउथ को क्रेटर बोलते हैं, और जब उसमें पानी भर जाता है तो उसको क्रेटर झील बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रेटर झील होती है। इसी तरीके से आप एक नाम और सुनिए, कोल्डेरा झील। कोल्डेरा झील क्या होता है, जब यही छिद्र का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, जब इस छिद्र का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, यही जो जो ज्वालामुखी का मुंह है, और जब यही काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी विस्तृत, बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, तब उसको कोल्डेरा बोलते हैं। और ये होता कैसे है कि जब ये बहुत शांत हो जाता है, और फिर क्या होगा, इसमें अपर्दन भी होता है, बारिश की वजह से इसमें अपर्दन होगा, और दूसरा हवाओं की वजह से अपर्दन होगा, तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है छिद्र, ठीक है। और फिर इसी वजह से वो होगा क्या, इसको कोल्डेरा झील बोलते हैं, इसी कोल्डेरा बोलते हैं, ठीक है। ये ज्वालामुखी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये आपको चौथा ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये इस ज्वालामुखी झील होगी। पांचवा दोस्तों आप जानेंगे पटल विरूपणी झील, इसको थोड़ा समझेंगे। पटल विरूपणी झील मतलब क्या होता है, जब दो महाप्लेटें, जब दो प्लेटें मतलब दो प्लेट, टेक्टोनिक मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया अभी, तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी मैंने लिख ली है क्लास, हालांकि 8-10 क्लासेस आज मैंने ली हैं, पढ़ा हुआ है इसी क्लास में, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो पटल विरूपणी मतलब क्या होता है, पटल मतलब क्या होता है, भूमि के टुकड़े, मतलब कह लो भूमि की दो, जैसे प्लेटें नहीं, हमारे भारत में विश्व में 7 प्लेटें हमने बताई हैं, जैसे यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दक्षिण और साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इस तरीके से हमने कुछ 7, हिंदू महासागरीय प्लेट, है ना, सॉरी क्या बोलते हैं, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो इस तरीके से मैंने आपको 7 प्लेटें बताई हैं, आप जब देखेंगे मिल जाए। तो उसमें क्या होता है, जब इन प्लेटों में मूवमेंट होता है, जब ये दो प्लेटें आपस में आती हैं, है ना, मैंने आपको हिमालय पढ़ाते समय बताया, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट मान लो आपस में आती हैं, तो क्या होता है, इनमें वलन पड़ जाता है। वलन पड़ने की वजह से दोस्तों क्या होता है, एक भाग ऊपर उठ जाता है और दूसरा भाग नीचे धंस जाता है, ये भी मैंने बताया। और जब ऊपर नीचे धंसता है तो उनके बीच में क्रैक आ जाते हैं, उनके बीच में क्रैक आ जाते हैं, ये भी मैंने बताया। और क्रैक आता है और उससे क्या होता है, दरार पड़ जाते हैं। उन दरारों में जब क्या होता है, पानी भर जाता है, जब उन दरारों में पानी भर जाता है तो उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, पटल विरूपणी झील बोलते हैं, पटल विरूपणी झील बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये दो प्लेटें हैं, आपस में आसपास आ रही हैं, और फिर क्या हुआ, एक प्लेट ऊपर उठ गई इस तरीके से, समझेंगे मेरी बात को, मैं रफली बना रहा हूँ, और एक दूसरी प्लेट क्या हो, इस तरीके नीचे भर गई, घुस गई, ठीक है। और क्या होता है, इनमें बीच में इस तरीके से बलन पड़ जाता है, इस तरीके से बलन पड़ जाता है, और इन बलन की वजह से क्या होता है, बीच में दरारें हैं ये, और इन दरारों में दोस्तों क्या होता है, पानी जब भर जाता है तो इसी को पटल विरूपणी झील बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है। तो ये दोस्तों क्या होता है, 5 होती हैं दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। मैं आपको बता दूं, पूरे यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ के देखिएगा, झील आपको इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाते मिलेगा। मेरा मकसद बस आपको यह है कि आप चीज़ों को समझें, जानें। अब देखो, मैं जब आपको कल भारत की झील पढ़ाऊंगा, कितना मजा आएगा आपको पढ़ने में दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। हर चीज़ आपको समझ में रहेगा कि मैं आपको अगर बोलूँगा ये ज्वालामुखी झील है, तो आपको समझ में रहेगा कि हाँ, ज्वालामुखी झील कैसे बनी होगी, क्रेटर में पानी भरा, झील बन गई। मैं आपसे बोलूँगा कि ये हिमालय की बनी निर्मित झील है, तो आपको समझ में रहेगा ना कि हिमालय में, मैंने सर कल बताए थे सर कि हिमालय की झील कैसे बन सकती। मैं बताऊंगा कि ये नदीकृत झील है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं जब आपको बोलूंगा ये नदी में बनी हुई कटाव द्वारा निर्मित झील है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये कटाव द्वारा निर्मित झील तो कैसे बनी।
मैं आपको बोलूंगा कि ये जमाव द्वारा बनी निर्मित झील, तो आपको समझ में आएगा। पवनकृत झील मैं आपको बताऊंगा, जब राजस्थान की मैं झीलें बताऊंगा तो आपको पवनकृत झील बताऊंगा, तो आपको समझ में रहेगा ना। वहां मैं बार बार आपको ये शब्द समझाने नहीं पड़ेंगे आपको। तो ये पढ़ाई का तरीका होता है। जब आप पहले से आपको न्यू तैयार होता है ना, तब आपको बिल्डिंग बनाने में मजबूत होती है। आपकी न्यू ही हिल रही है तो आप बिल्डिंग बनाएंगे तो धराशायी हो जाएगी, है ना। और ये जो टॉपिक्स मैंने आज बताया, ये मेंस का टॉपिक है। ये मेंस में आपसे पूछ सकता है कि झील किसे कहते हैं, और झील के वर्गीकरण को बताते हुए, झील के वर्गीकरण को झील के वितरण को बताते हुए उसके वर्गीकरण को बताइए। 3 चीजें झील के बारे में पूछ सकता है। झील को परिभाषित करते हुए, उसको वितरण को बताते हुए उसके वर्गीकरण को बताइए। तो आपको ये सारा मीन्स का मैंने बताया, जिसको मैं फिजिकल ज्योग्राफी में अभी लिखाऊंगा भी फिर, बट यहाँ पे मुझे आपको न्यू तैयार करानी थी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए, इसीलिए मैंने आपको तैयार करा दी। ठीक है, तो आई होप मजा आया होगा पढ़ने में, सीखने में अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अच्छा लगा है अगर तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी डिसअपॉइंटेड फील होता है मुझे कि आप लोग शायद वीडियो को शेयर नहीं करते। ठीक है, शेयर नहीं करते, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है आप लोग, और बहुत सारे लोग हैं जो लगता है देख के चले जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो आप किसी पेड क्लास में, जब आप 50,000, 60,000, 70,000 रुपये देते हैं ना पेड क्लास में, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तब भी आपको ये कंटेंट नहीं दिया जाता। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ दोस्तों, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं खुद पढ़ा हूँ, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो आप 60,000, 70,000 रुपये किसी पेड क्लास को लेंगे तभी भी आप वहाँ पे इस तरीके का कंटेंट नहीं मिलेगा। वहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चले जा रहे हैं, क्योंकि वो जो टीचर्स वहाँ पर हैं, लोग बोलते हैं कि टॉप एजुकेटर हैं। टॉप एजुकेटर नहीं, घंटा एजुकेटर होते हैं। वो आपको वही कंटेंट देते हैं जो आपको बुक्स में मिला होगा। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं अच्छा। ठीक है, ठीक है, तो आप ये इस चीज़ को ध्यान में रख के आप दोस्तों इस क्लास को देखिएगा। मैं आपको हर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताता हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत कम आकर टाइम वेस्ट करता हूँ कि आया बकवास कर रहा हूँ। नहीं, मैं बीच बीच में जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो जब तक मेरा टॉपिक खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं बकवास नहीं करता। ठीक है, आपने ये फील किया होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बीच में अगर मैंने बकवास की तो आपकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। 40 मिनट की वीडियो है, उसमें भी मैं 10 मिनट आपको बकवास में ले जाऊँगा तो क्या फ़र्क मतलब रहा पढ़ने का आपका। ठीक है, तो आप लोग बहुत ईमानदारी से इस क्लास को करें और साथ साथ नोट्स बनाते चलें। आप जैसे कि आज नहीं मैंने लिखाया तो आप उसके लिए परेशान ना हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में लिखाऊंगा, बाकायदा एक एक शब्द लिखाऊंगा, बट यहाँ पर मुझे बस आपको इंडियन ज्योग्राफी की जो झीलें हैं उनको पढ़ाने से पहले आपको मुझे न्यू आपकी तैयार करानी थी, वो आपको मैंने तैयार करा दी है। अब मैं कल जब आपको भारत की झीलें पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये रीज़न था मेरा। तो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और दोस्तों शेयर करेंगे तो और भी लोग देखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें ज़्यादा। अपने ग्रुप्स हैं जो भी जानने वाले हैं वास्तव में, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको आप जरूर लेकर आएँ और एक बार उनको जरूर दिखाएं कि हाँ नहीं, आप 10-15 मिनट बैठ के देखें पहले इस वीडियो को, फिर बाद में आप फील करेंगे। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि जब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद आप झील की और लोगों की क्लास देखें जाके। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी, और लोगों की जाके देखें, पता चलेगा आपको कि क्या डिफरेंट है यहाँ पर और वहाँ कहाँ क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा। वो पीपीटी से लाएंगे, पढ़ाएंगे, चले जाएंगे, जो लिखा होगा वही बताएंगे और चल देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं बदलेगा उनके पीपीटी में। वही 4 साल तक, वही 5 साल तक पीपीटी वही लेके लगातार चलाते रहेंगे, और हमको लगता है जीवन पर्यंत वही पीपीटी चलती है उनकी, जब तक वो पढ़ाएंगे जीवन में। तो वो पीपीटी का ज्ञान जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है आपको लोगों के लिए, उनके लिए नहीं। उनकी तो दुकान चल रही है, उनका तो यूट्यूब चैनल चल ही रहा है, उनको क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज मैंने बहुत टाइम दिया और मेरे इस वीक मेरी 2 छुट्टी भी हो गई, तो अब संडे को कोई क्लास बंद नहीं होगी। अब मैं पढ़ाऊंगा, कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि आप लोगों का 1-2 दिन का लॉस हुआ है मेरी वजह से, मैं जाने की वजह से। ठीक है, तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। और वीडियो अब लंबी भी थोड़ी रहेंगी, 40, 45, 50 मिनट की भी रहेंगी, बट आप कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते आराम से रहिए, हर चीज़ को समझते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर। और हाँ, जाने से पहले लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया चैनल को वो कर लें, और दोस्तों को शेयर जरूर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू जुड़ने के लिए। बाय, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।